all lovely students, welcome back to your own channel Biology by Preeti ma'am. I hope you all guys are good and healthy and your study will be going very well. So here today we will discuss about protein, which is very important chapter. प्रोटीन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट को हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। सो लेट्स वी स्टार्ट। Proteins are the most abundant organic compound in living organisms. प्रोटीन की बात करें तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन की बात करें तो ये हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है, हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है, स्केलेटन में, बोन्स में, लिगामेंट्स में, ईच एंड एवरी सेल में प्रेजेंट होता है। तो दैट्स वाई प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। जो प्रोटीन्स होता है तो इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स होते हैं बेटा ये क्या है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और ये हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब कि ये क्या है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स के हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। मीन्स कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाते हैं और ये एक लंबा सा चेन बना लेते हैं जिससे हम बोलते हैं प्रोटीन। तो दैट्स वाई प्रोटीन्स आर द हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। वन थिंग कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये अमाइनो एसिड के हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं। मीन्स कि कोई भी सेम अमाइनो एसिड जुड़ेगा नहीं। इसमें क्या होता है कि अलग अलग अमाइनो एसिड्स जुड़ते जाते हैं और इसके बाद ये जुड़ के एक चेन बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन। लाइक आर्जिनिन, सिस्टाइन, लाइसिन, आइसोल्यूसाइन। तो ये सारे सब जुड़ते जाते हैं और एक लंबी सी चेन बना लेते हैं जिससे ही हम बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जे बर्जीलियस इन 1838। जो प्रोटीन की डिस्कवरी की थी ये की थी बेटा जे बर्जीलियस ने 1838 में, और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। एंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ इज रूबिस्को। अगर बात करें कि हमारी पूरी अर्थ पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है वो कौन सी है, वो रूबिस्को है। तो इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल इज कोलेजन। यही बात करें एनिमल में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो कोलेजन। जो कोलेजन प्रोटीन है ये एनिमल बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज की। तो फर्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। प्रोटीन्स कैन वेरी इन देयर सॉल्युबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशंस। सम प्रोटीन्स आर वाटर सॉल्युबल लाइक एल्ब्यूमिन, while some are insoluble and tend to form a structure like fiber called collagen। तो देखिए बेटा जो कुछ प्रोटीन्स क्या होती हैं कि वाटर सॉल्युबल होती हैं जबकि कुछ प्रोटीन्स वाटर इनसॉल्युबल होती हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होती है वो क्या होती है, वो एल्ब्यूमिन होती है, जबकि वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स होती है वो क्या है, कोलेजन। जब कोलेजन प्रोटीन को वाटर में अगर हम डालते हैं, घोलते हैं, तो ये घुलती नहीं, उसमें सॉल्युबल नहीं होती और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो कोलेजन इज अ वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब बात करते हैं कि एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है। प्रोटीन्स कैरी एटलीस्ट अ फ्री एसिडिक एंड अ फ्री एमाइन ग्रुप विच इज बेसिक। Therefore, in aqueous solution, protein carry both cationic and anionic group on the same molecule, so that's why they are called amphoteric.
मीन्स एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एनायनिक और कैटायनिक दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं, प्रोटीन्स जो है इनको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में घोलते हैं, एनायंस भी देंगे और कैटायंस भी देंगे, तो दैट्स व्हाई प्रोटीन्स आर द एम्फोटेरिक इन नेचर। नाउ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बात करें कि जो बॉन्ड होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। क्योंकि बेटा देखिए जो प्रोटीन्स होती हैं ये किसके पॉलीमर्स होते हैं? ये अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और ये जो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? ये पेप्टाइड बॉन्ड से के द्वारा ही जुड़ते हैं। तो इस बॉन्ड को भी हम समझते हैं कि आखिर ये बॉन्ड बनता कैसे है। Proteins are formed by the joining of 2 or more amino acids by forming peptide bond। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये आपस में किस बॉन्ड से ज्वाइंड होते हैं, ठीक है, कि किस बॉन्ड से के द्वारा ये आपस में ज्वाइंड रहते हैं और ये प्रोटीन बनाते हैं। तो वो बॉन्ड कौन सा होता है? वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये है अमाइनो एसिड का पहला स्ट्रक्चर, एक ये कोई दूसरा अमाइनो एसिड है। तो देखिए मैंने आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाना बहुत अच्छे से सिखाया था, तो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर सीखे पहले। तो ये हमारा क्या है? कार्बन है। अब मैंने आपको बताया था कि जो अमाइनो एसिड होता है इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप से फुलफिल होती है। तो ये 4 ग्रुप हो गए। तो ये यहाँ पे H हो गया, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये एल्किल ग्रुप हो गया और ये हमारा एमाइन ग्रुप हो गया। ठीक, अब ये तो पहला अमाइनो एसिड हो गया। अब दूसरा अमाइनो एसिड हमने बनाया, तो ये दूसरा अमाइनो एसिड बनाया, ये क्या हो गया? हमारा एल्किल ग्रुप, एमाइन ग्रुप हो गया, ठीक। और ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दिस इज एल्किल ग्रुप, ठीक। अब एल्किल ग्रुप में हमने कोई भी R2 ले लिया। अब होता क्या है कि ये मिलके वाटर बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया? हमारा वाटर। और इसके बाद जो होता है वो आपस में बॉन्डिंग करके बना लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देखिए कि ये क्या है? हमारा पहला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है और ये दोनों मिलके बना लेते हैं वाटर। और वाटर बनने के बाद जो ये बन गया हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से ये वाटर ये निकल गया, हमारा ये वाटर निकल गया, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद क्या बनता है? यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जब 2 अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्डिंग होती है और कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, वाटर रिमूव हो जाता है और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आप बायोमॉलिक्यूल्स में कहीं भी आप अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे वाटर रिमूव होगा, रिमूव होने के बाद ही वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन ही होता है इनमें, ठीक है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस है ये कैसी है? ये कंडेंसेशन की प्रोसेस है, ठीक है। किस टाइप की प्रोसेस है? ये कंडेंसेशन की प्रोसेस है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, दिस इज अ कंडेंसेशन प्रोसेस, ठीक है, दिस इज अ कंडेंसेशन प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन, कि किसी भी प्रोटीन में हम जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनका नंबर कैसे फाइंड करेंगे। कोई बड़ी सी प्रोटीन है तो उसमें आपको नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फाइंड करने, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है? फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स माइनस 1। मीन्स कि जितने अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से आपको 1 माइनस कर देना है, तो आपका निकल आएगा नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। सपोज दैट आपको 10 अमाइनो एसिड से बना एक प्रोटीन दे दिया गया, ठीक। अब इसमें क्या है कि आपसे पूछा गया कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, ठीक। तो अब ये जो प्रोटीन है कितने अमाइनो एसिड से मिलके बना है? 10 अमाइनो एसिड से मिलके बना है। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हमें मिल गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हो गए? ये हो गए हमारे 10। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फाइंड करना है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि 10 - 1 कर देना है, तो आंसर इज योर 9। तो
तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोटीन में नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फाइंड कर सकते हैं। नाउ अगर 2 अमाइनो एसिड है, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड। यही अगर 3 अमाइनो एसिड है तो ट्राइपेप्टाइड, एंड अगर 10 अमाइनो एसिड है तो उसे हम बोलेंगे डेकापेप्टाइड। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोटीन में उसके नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फाइंड कर सकते हैं। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। तो देखिए, जो कोई भी प्रोटीन होता है एक लंबी सी चेन होती है। अब उस लंबी सी चेन में क्या होता है कि एक तो अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ठीक। अब जहां पे ये अमाइनो ग्रुप जुड़ा होता है उसे ही हम बोलते हैं एन टर्मिनल, और जहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है उसे बोलते हैं हम सी टर्मिनल। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि किसे एन टर्मिनल बोलते हैं और किसे सी टर्मिनल बोलते हैं, ठीक। जहां पे हमारा अमाइन ग्रुप जुड़ा होगा उसे एन टर्मिनल कहते हैं, जबकि जहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है उसे सी टर्मिनल कहेंगे। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डीनेचुरेशन। Proteins can undergo denaturation. In the process, their 3D structure is disrupted, leading to loss of function. Denaturation can be caused by heat, extreme pH, or by some chemicals. जो denaturation होता है, तो denaturation प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है तो इनका जो 3D स्ट्रक्चर होता है तो ये स्ट्रक्चर डिसरप्टेड हो जाता है, ठीक है। डीनेचर मतलब डिसरप्ट हो जाना, अलग हो जाना, ठीक। तो अब ये जो डीनेचुरेशन होता है तो ये कैसे होता है, इस डीनेचुरेशन के कारण क्या होता है, जो प्रोटीन का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन खत्म होने लगता है, ठीक है। तो फंक्शनली वो एक्टिव नहीं रहती प्रोटीन। अब ये जो डीनेचुरेशन होता है, ये डीनेचुरेशन किसी भी हीट के कारण हो सकता है, उसका हमने पीएच बढ़ा दिया तो पीएच चेंज होने के कारण भी हो सकता है, या फिर हमने उस प्रोटीन को किसी भी केमिकल से रिएक्ट करा दिया, तो इस तरीके से प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट इज pH sensitivity. The activity and stability of proteins can be influenced by the pH. अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन्स होती हैं इनकी एक्टिविटी को हम पीएच को इंक्रीज करने या पीएच को डिक्रीज करने से इनकी एक्टिविटी इन्फ्लुएंस्ड होती है, ठीक है। इनकी एक्टिविटी जो है ये इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है। तो इस तरीके से जो प्रोटीन्स होते हैं ये पीएच के चेंज होने पे भी इन पे फर्क पड़ता है, ठीक। Next is enzymatic activity. Many proteins are enzymes that act as biological catalyst, speeding up chemical reactions in cells. Now, जो proteins होती हैं ये क्या है, ये enzymatic activity भी शो करती हैं, क्योंकि जो enzymes हैं ये एक्चुअल में है क्या, ये प्रोटीन्स हैं। तो दैट्स वाई जो प्रोटीन्स होती हैं ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करती हैं और किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकती है और डिक्रीज भी कर सकती हैं, ठीक। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ प्रोटीन। तो जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो है, जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, थर्ड और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें कि आपका पहला स्ट्रक्चर कौन सा है, प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। जो प्राइमरी प्रोटीन होती है ये कैसी होती है, सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन होती है। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय पेप्टाइड बॉन्ड। जो प्राइमरी प्रोटीन्स होती है इनमें क्या होता है, एक लीनियर अरेंजमेंट होता है अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। और ये जो लीनियर अरेंजमेंट होता है इनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होगी, वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। मतलब कि बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, ये, ठीक। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये सारे जुड़े हैं। तो ये कैसी एक लीनियर चेन बन जा रही है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है, इन सीक्वेंसिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग को पता कर सकते हैं कि अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में लगा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये किसने दिया था, ये लिनियस पॉलिंग ने दिया था। और इस पॉइंट को आपको
ध्यान रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपसे नीट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये किसने दिया, तो ये दिया था लिनियस पॉलिंग ने। और दीज आर फाइब्रस प्रोटीन। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का ये कैसा होता है, ये फाइब्रस प्रोटीन होता है। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेड बाय फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। तो देखिए, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसमें क्या था कि ओनली पेप्टाइड बॉन्ड पाए जा रहे थे और सीधे सीधे एक लीनियर चेन थी। जबकि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इनमें फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। अब ये जो सेकेंडरी प्रोटीन्स होती हैं ये 2 टाइप्स की होती है, अल्फा हेलिक्स होती है और बीटा प्लीटेड शीट होती है, ठीक। नाउ अल्फा हेलिक्स शोज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो अल्फा हेलिक्स होती है इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो कैसी होती है, वो इंट्रामोलिकुलर होती है। इनके एग्जाम्पल में आ जाते हैं केराटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। और जो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन होती है इनमें जो क्वाइलिंग होती है, जो तो ये कैसी होती है, ये हमेशा राइट हैंडेड होती है, ठीक है। और जो अल्फा हेलिक्स है ये हमारी किस में पाई जाती है, हमारी सेल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये कैसी क्वाइलिंग हो रही है, ये दिस टाइप की, ठीक है, ये राइट हैंडेड क्वाइलिंग हो रही है। कैसी हो रही है, राइट हैंडेड क्वाइलिंग हो रही है अल्फा हेलिक्स में, ठीक। और जो केराटिन प्रोटीन होती है ये किस में पाई जाती है, हेयर्स में प्रेजेंट होती है, नेल्स में प्रेजेंट होती है, हॉर्न्स में, क्लॉज में, हूफ्स वगैरह सभी में ये केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इनमें बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जा रही है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ बीटा प्लीटेड शीट। Beta pleated sheet formed by the association of parallel strands in helical patterns with 2 or 3 faces। जो बीटा प्लेटेड शीट होती हैं ये कैसी होती हैं, तो इस टाइप की। देखिए, जो बीटा प्लेटेड शीट होती हैं ये इस टाइप की प्लेट्स बना लेती हैं, ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्लेट। अब इनके बीच में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है, इनके बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड इनसे जुड़ जाते हैं और ये एक चेन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है बीटा प्लीटेड शीट। अब ये जो शीट फेसेस होते हैं ये 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और फेस हो सकता है दिस टाइप ऑफ, ठीक है। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक। तो ये क्या है, ये बीटा प्लीटेड शीट है। और बीटा प्लीटेड शीट जो होती है इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, वो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, फाइब्रियोन, ठीक है। फाइब्रियोन जो सिल्क प्रोटीन कहलाता है, जो कपड़े आप पहनते हैं, ठीक है, सिल्क के, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, ये फाइब्रियोन प्रोटीन होता है, ठीक है। किस टाइप का है, ये बीटा प्लीटेड शीट का है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज अ बीटा प्लीटेड शीट, ठीक है। तो इनमें क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा प्लीटेड शीट। नाउ टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो देखिए बेटा, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन था और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन था, तो इनसे हमें क्या मिलता है, ओनली प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक। लेकिन अगर बात करें कि इनके फंक्शन की, ठीक है, अगर प्रोटीन को फंक्शनल होना है तो ये अपने आप को और क्वाइलिंग करती है, ठीक है। प्रोटीन अपने आप को और क्वाइलिंग करती है, ठीक। तो इसमें और क्वाइलिंग हो जाती है तो बना लेता है टर्सरी स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो इनसे और सिर्फ हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिलेगा, जबकि जो टर्सरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होते हैं इनसे हमें उसका फंक्शनल एक्टिविटी मिलेगी, ठीक है। तो इसको समझते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर हाईली फोल्डेड एंड गिव राइज अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एंड क्वाइलिंग टू अटेन अ 3D स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ टर्सरी प्रोटीन, ठीक है। ये क्या है, ये टर्सरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और ये कैसा होता है, ये मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर होता है।
and the existing coiling and folding is due to peptide bond, hydrogen bond, van der Waals force, ionic disulfide bond in one polypeptide chain। जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है इसमें बहुत सारे बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी कारण ये जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टर्सरी प्रोटीन ऑफ स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी एक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इनका जो रोल होता है ये क्या है, नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव साइट्स। जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है तो ये क्या होता है, ये बहुत ही एक्टिव होते हैं। तो यहीं से जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो यहीं से आती है। कोई भी एंजाइम तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक वो टर्सरी स्ट्रक्चर में ना पहुंचे, ठीक है। तो दैट्स वाई जो टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं ये किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल मायोग्लोबिन, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मायोग्लोबिन। एंड इट इज फाउंड इन मसल सेल्स। जो हमारी मसल्स होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, मायोग्लोबिन होता है। तो जिस तरीके से हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसी तरह से हमारी मसल्स में क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है। तो इसलिए जो मायोग्लोबिन होता है इसे हम बोलते हैं मसल्स का मायोग्लोबिन या फिर मसल मायोग्लोबिन, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये क्या है हमारा, ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ठीक। अब देखिए बेटा, जो प्रोटीन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है तो इसको समझने से पहले एक बार इसको हम फिर से समराइज कर लेते हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है और टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये कैसा है, एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का क्या मिलेगा, अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग पता चलेगी। लेकिन अगर हमें इसको और फंक्शनल बनाना है देन इसके बाद इसमें क्या होता है कि फोल्डिंग हो जाती है। तो ये क्या है, ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसमें कुछ फोल्डिंग पाई जाती है, ठीक। दिस इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट। अब इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ने अपने आप को क्वाइल करना शुरू कर दिया, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। सपोज दैट दिस इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक। ये क्या है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। लेकिन अगर ये अपने आप को दिस टाइप ऑफ ऐसे अगर अपने आप को क्वाइलिंग कर ले, ठीक है, इस तरीके से अपने आप को फोल्डिंग कर ले इसमें, ठीक है, अपने आप को इस तरीके से ये फोल्ड कर ले, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, इस तरीके से अगर इसमें फोल्डिंग हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अगर टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। यही अगर टर्सरी स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एक ऊन का जैसे गुल्ला होता है ना उस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये हमारा हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर। लेकिन यही अगर टर्सरी स्ट्रक्चर के बाद अगर प्रोटीन अपने आप को और कॉम्प्लेक्स बना ले, ठीक है, और अच्छे से और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए, ठीक है, तो उसे ही हम ये होगा हमारा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो इस तरीके से इसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। नाउ अब हम समझेंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more polypeptide chains referred as subunits। जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सब यूनिट्स। एंड दीज आर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और ये आपसे नीट में पूछा गया है तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन एंड इंसुलिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, ये 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से मिलके बना होता है, मतलब 2 सब यूनिट होते हैं इसमें, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन एंड इंसुलिन। दिस इज द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड दिस इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये क्या है, ये हीमोग्लोबिन है। कैसा स्ट्रक्चर है, ये 3D स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है। दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर।
तो बच्चों, अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। नाउ अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, on the basis of shape, on the basis of constitution and on the basis of natures of protein। तो इन सभी को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो जो प्रोटीन्स है इनको इनकी शेप के अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फाइब्रस प्रोटीन एंड सेकेंड इज ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं इन्हें कहते हैं स्क्लेरोप्रोटीन, ठीक है, इन्हें स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। These are insoluble in water। जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं ये वाटर में insoluble होती है, मीन्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है। These are resistant to proteolytic enzymes and are coiled and exist in thread-like structure to form fiber। जो ये फाइब्रस प्रोटीन होती है ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स से के अगेंस्ट ये वर्क करती है, उनसे रेजिस्टेंट होती है, ठीक है, उनपे इस प्रोटियोलिटिक एंजाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और ये एक क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है, और एक फाइबर बना लेती है। तो दैट्स वाई इन्हें हम क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे कोलेजन, केराटिन एंड फेदर्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो कोलेजन, केराटिन और फेदर्स ये किस टाइप की प्रोटीन है, ये फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्क्लेरोप्रोटीन्स कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड इज ग्लोबुलर प्रोटीन। जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती है इसमें कौन सी आपकी प्रोटीन्स आएंगी, तो इसमें प्रोटीन्स आपकी आ जाएंगी टर्सरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन, ठीक है। तो कैसी होती है, ग्लोबुलर होती है ना, ठीक है। तो इसमें आपकी आ जाएंगी एल्ब्यूमिन और इंसुलिन, और ये कैसी होती है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जो प्रोटीन्स है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन एंड डेराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। इन 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट प्रोटीन कौन सी है, सिंपल प्रोटीन, ठीक। तो सिंपल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स ओनली। जो सिंपल प्रोटीन्स होती हैं नाम से ही क्लियर है, सिंपल, ठीक है। तो ये जो सिंपल प्रोटीन्स होती है सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड से ही मिलके बनी होती है, ठीक है। ओनली अमाइनो एसिड्स होता है, इसके अलावा इनमें अदर सब्सटेंस नहीं होता है। तो जैसे एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और प्रोलामाइन्स, तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल है। नाउ सेकेंड प्रोटीन इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। Conjugated proteins क्या होती हैं, these are the complex proteins that are combined with the characteristics of non-amino acid substance called as a prosthetic group, ठीक है। मतलब कि जो conjugated proteins होती हैं इनमें कुछ अलग भी नॉन अमाइनो एसिड सब्सटेंस भी जुड़े होते हैं, कि अमाइनो एसिड के साथ साथ कुछ अदर सब्सटेंस भी जुड़ जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। कॉन्जुगेशन का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, मतलब कि अमाइनो एसिड के अलावा किसी अदर सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से जब जो प्रोटीन बनती है उसे ही हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो फर्स्ट इज न्यूक्लियो प्रोटीन। अब न्यूक्लियो प्रोटीन मीन्स कि न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना है उसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, क्रोमैटिन और राइबोसोम्स, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, क्रोमैटिन और राइबोसोम। जो क्रोमैटिन है ये किस में पाया जाता है, हमारे डीएनए में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज म्यूकोप्रोटीन। जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बन रहे हैं उन्हें हम कहते हैं म्यूकोप्रोटीन्स। एंड थर्ड इज क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन्स मीन्स की कलर्ड पिगमेंट, ऐसा प्रोटीन्स जिसमें कि अमाइनो एसिड के साथ साथ कुछ कलर्ड पिगमेंट भी है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रोमोप्रोटीन कहेंगे। जैसे कि हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन और साइटोक्रोम, ये क्या है, ये क्रोमोप्रोटीन्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि विच आर क्रोमोप्रोटीन्स, ठीक है। आपको अलग अलग नाम दे दिए जाएंगे और उसमें से एक नाम इनका भी होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी क्रोमोप्रोटीन्स है, कौन सी न्यूक्लियोप्रोटीन्स है, कौन सी लाइपोप्रोटीन्स है। तो इन सभी को याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स क्या है कि अमाइनो एसिड और लिपिड की कॉम्बिनेशन से जब बनती है तो उन्हें ही हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स। इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती हैं वो कैसी होती है, वो लाइपोप्रोटीन्स होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉस्फोप्रोटीन्स, ऐसी प्रोटीन जिनमें क्या है, फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है। अमाइनो एसिड के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो उन्हें ही हम बोलेंगे फॉस्फोप्रोटीन्स। एग्जाम्पल कैसिनोजिन और पेप्सिन। ठीक, तो ये हो गई बेटा आपकी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ डेराइव्ड प्रोटीन। डेराइव्ड प्रोटीन क्या होती है? व्हेन प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड, एल्कली और एंजाइम्स, द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम देम आर कॉल्ड डेराइव्ड प्रोटीन। मतलब कि जब प्रोटीन को एसिड, एल्कली या एंजाइम के साथ हाइड्रोलाइज किया जाता है, उनके तो जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है, उनके डिग्रेडेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे ही हम कहते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डिग्रेडेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो उसे ही हम कहेंगे डेराइव्ड प्रोटीन। तो फॉर एग्जाम्पल प्रोटियोज और पेप्टोन्स, ये कैसी, ये डेराइव्ड प्रोटीन है। तो देखिए जो प्रोटीन है इनका जब ब्रेकडाउन होता है तो प्रोटीन्स बनता है, इसके बाद मेटा प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये हमारे होते हैं प्राइमरी डेरिवेटिव्स, और इनसे ही क्या बनते हैं, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड। तो ये क्या है, ये प्राइमरी डेरिवेटिव से ही तो हमें मिला है सेकेंडरी डेरिवेटिव। ठीक है, तो इनसे ही तो मिले हैं, इन्हीं से ही तो डेराइव्ड हो रहे हैं, मतलब इन्हीं प्राइमरी डेरिवेटिव से ही तो हमें मिले हैं ये सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसलिए ये जो डेराइव्ड प्रोटीन्स होती है ये किससे, ये हमें किसी दूसरी प्रोटीन को जो हम हाइड्रोलाइज कराते हैं, ठीक है, तो उनसे हमें दूसरा कोई प्रोटीन मिल जाता है। मतलब कि मिली किससे है, पहले वाले से ही तो मिली है, तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के नेचर के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एसिडिक और बेसिक प्रोटीन्स। एसिडिक में क्या है कि दे एग्जिस्ट एज एनायन एंड कंटेन एसिडिक अमाइनो एसिड। ऐसे प्रोटीन जिनमें क्या है कि एनायन ग्रुप हो और इसमें अमाइनो एसिड्स जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इन्हें ही हम बोलते हैं एसिडिक प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप है ये कैसा है, ये एसिडिक प्रोटीन्स होती है। ठीक, बेसिक प्रोटीन्स क्या है कि दे एग्जिस्ट एज कैटायन एंड आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स। मतलब कि जो बेसिक प्रोटीन है इनमें क्या होगा, इनमें कैटायंस होगा और ये इसमें जो बेसिक अमाइनो एसिड्स होंगे वो ज्यादा होंगे। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक प्रोटीन्स। क्या होंगे एग्जाम्पल, लाइसिन और आर्जिनिन। ये कुछ एग्जाम्पल है हो गए आपके बेसिक प्रोटीन के। नाउ फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। अब हम इनके फंक्शंस को पढ़ लेते हैं कि प्रोटीन्स जो हैं हमारी बॉडी में उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक, तो फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल फंक्शन। जो प्रोटीन्स होती हैं ये क्या है कि स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर इन द सेल्स एंड टिश्यू। जो प्रोटीन्स होती है ये सेल और टिश्यू को बनाने का काम करती हैं, तभी तो इनको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं, क्योंकि ये उसके सेल का फॉर्मेशन करते हैं, उनके टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, उनके बोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फंक्शंस इनका हो गया कि किसी भी सेल का स्ट्रक्चर बनाती है, उसका टिश्यू बनाती है। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, कोलेजन, केराटिन एंड इलास्टिन। ठीक, और ये स्पाइडर सिल्क भी होता है, दिस इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव प्रोटीन। प्रोटीन्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एंटीबॉडीज दैट protect our body against antigens and pathogens, thus preventing infections। जो प्रोटीन्स होती है इनका अदर फंक्शन क्या होता है, एज अ प्रोटेक्शन। जो प्रोटीन्स होती है ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं। जो एंटीबॉडीज होती हैं जो कि हमारी बॉडी की पैथोजेंस से प्रोटेक्शन करती हैं। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज किससे मिलके, किससे बनी होती है, ये प्रोटीन्स से ही मिलके बनी होती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इनका अदर फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है। नेक्स्ट फंक्शन इज हार्मोनल रेगुलेशन। तो हार्मोन्स आर मेजरली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। हार्मोन्स प्ले अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग मसल मास, सेक्स हार्मोन्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हार्मोन्स जो है, हार्मोन एक्चुअल में है क्या, ये प्रोटीन्स ही है। ठीक है, ये प्रोटीन्स हैं और ये जो
हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मसल मास में इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनका, सेक्स हार्मोन को रिलीज करने में इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है, डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल ये जो प्रोटीन है ये हार्मोनल रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, ये क्या है, एक वैसे तो हार्मोन है लेकिन है क्या, ये प्रोटीन है। ग्लूकेगॉन एंड ACTH, ठीक है। तो ये हो गया हार्मोनल रेगुलेशन। नेक्स्ट फंक्शन इज एंजाइम, ठीक। जो प्रोटीन्स होते हैं ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी शो करती हैं। तो प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल बफर्स बिकॉज दे एक्ट एज अ एंजाइम, रेगुलेट मैनी डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन द बॉडी। जो प्रोटीन्स होती हैं ये बायोलॉजिकल बफर्स कहलाती हैं, क्योंकि जो प्रोटीन्स है ये क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करती हैं, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करती हैं, जो कि हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शंस होती है उनको भी ये रेगुलेट करते हैं। हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ब्लड कोआगुलेशन होता है, ठीक है। तो इन सब में एंजाइम्स का बहुत ज्यादा रोल है, और ये एंजाइम्स बने किसके होते हैं, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ओवरऑल प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रिप्सिन, पैप्सिन, तो ये एंजाइम क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। पैप्सिन एंजाइम है जो कि क्या है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। एंड दिस इज अ रुबिस्को। रुबिस्को प्रोटीन क्या है, रुबिस्को प्रोटीन जो है अर्थ पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है। इसे आपको ध्यान रखना है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको बहुत ध्यान रखना है कि विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, ठीक है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन पृथ्वी पे कौन सी है, तो वो रुबिस्को है। यही अगर एनिमल की बात की जाए कि एनिमल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो वो आपकी कोलेजन होगी। तो इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज फंक्शन। जो प्रोटीन होती है ये स्टोरेज एज अ स्टोरेज भी फंक्शन करती है, जैसे कि ओव एल्ब्यूमिन इन यॉल्क और फेरिटिन और कैसीन। तो ये कुछ प्रोटीन है, जैसे कि जो ओव एल्ब्यूमिन है ये क्या है, ये एग यॉल्क में होती है। जो एग का जो येलो पार्ट होता है उसमें कौन सी प्रोटीन होती है, वो ओवा एल्ब्यूमिन होती है, ठीक है। और फेरिटिन और कैसीन, जो कैसीन है ये क्या है, ये मिल्क प्रोटीन होती है, मिल्क में पाई जाती है, ठीक है। तो ये इसके कुछ स्टोरेज फंक्शन हो गए। तो आइए अब कुछ हम अदर फंक्शंस देख लेते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन, ठीक है। जो प्रोटीन होती है ये क्या है, हमारी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करने में भी हेल्प करती है, हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है वो कौन सी होगी, वो होगी एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विच वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, तो योर आंसर इज एक्टिन एंड मायोसिन। नेक्स्ट इज हार्मोनल फंक्शन, ठीक है। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो इंसुलिन है ये क्या है, एक हार्मोन है जो कि हमारे लिए हमारी बॉडी में वर्क करता है। नेक्स्ट इज एज अ प्रोटेक्शन। प्रोटीन्स क्या है, एज अ प्रोटेक्शन भी है, इनका फंक्शन है। तो ये क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो एंटीबॉडी किससे बनी होती है, ये प्रोटीन से ही मिलके बनी होती है। तो प्रोटीन, तो जो एंटीबॉडी है ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है। प्रोटीन फंक्शंस एज अ ट्रांसपोर्ट। जो प्रोटीन्स होती हैं ये क्या है, इनका दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा कि प्रोटीन एज अ ट्रांसपोर्ट फंक्शन करती है। जो प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जैसे कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट इज एंजाइम। तो ये क्या है, रुबिस्को एंजाइम, जो कि अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट इज स्टोरेज फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड रिसेप्टर फंक्शन। प्रोटीन से इनका नेक्स्ट काम क्या है, एज अ रिसेप्टर काम करना। अब रिसेप्टर प्रोटीन में ही जो रोडोप्सिन प्रोटीन होती है, कौन सी, जो रोडोप्सिन प्रोटीन होती है, इसका काम क्या होता है, रिसेप्टर के जैसे काम करना, ठीक है। जो रोडोप्सिन प्रोटीन है ये एज अ रिसेप्टर वर्क करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन का फंक्शंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ इसकी अब हम कुछ डेफिशिएंसी डिजीज देख लेते हैं। वैसे तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी डिजीज भी हो जाती हैं, बट आपकी सिलेबस में जो है वो है क्वासेरखोर डिजीज, ठीक है। तो बस इसे ही हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो क्वाशरकोर जो डिजीज होती है ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ मल न्यूट्रिशन कैरेक्टराइज्ड बाय सेवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी. इट कॉज्ड फ्लूइड रिटेंशन एंड स्वॉलन डिस्टेंडेड एब्डोमेन. जो ये इस टाइप की जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है तो ये क्या होता है? मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन के कारण होती है. ठीक है, कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण होती है, पोषण अच्छे से नहीं मिल पाता है तब हो जाती है. एंड इट कॉजेज फ्लूइड रिटेंशन एंड स्वॉलन एब्डोमेन. जो क्वाशरकोर डिजीज होती है इसमें क्या होता है कि जब बच्चों को प्रॉपर प्रोटीनियस फूड नहीं मिलता है तो उनकी स्टमक में फ्लूइड रिटेंशन होता है, फ्लूइड सब भर जाता है जिसके कारण उनका पेट फूला फूला सा लगता है. तो देखिए ये क्या है? एक बच्चा है. ठीक है, यू कैन सी हियर. क्या है कि वैसे तो देखने में ये दुबला पतला लग रहा है लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कि इसका पेट जो है फूला हुआ है. मीन्स कि इसके एब्डोमेन में थोड़ा सा वाटर रिटेंशन हो गया, फ्लूइड रिटेंशन हो गया है. ठीक है, क्वाशरकोर मोस्ट कॉमनली affects children particularly in developing countries with high level of poverty and food insecurity. जो क्वाशरकोर डिजीज होती है मोस्ट ऑफ ज्यादातर किसमें होती है? बच्चों में पाई जाती है. और ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे बहुत ज्यादा मल न्यूट्रिशन हो रहा है, पॉवर्टी है और फूड ठीक से प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो उस जगह ये क्वाशरकोर डिजीज हो जाती है. तो ये हो गया हमारा डेफिशिएंसी डिजीज. तो दैट्स ऑल अबाउट प्रोटीन. आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे. ईच एंड एवरी पॉइंट आपको समझ में आया होगा. अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है, कोई मन में क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें एंड आई विल सॉर्ट इट नेक्स्ट वीडियो. तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सारी चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए. तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए.